वेलकम बैक क्लास 9th। लास्ट वीडियो में हमने मोशन चैप्टर स्टार्ट करा था। मोशन चैप्टर से जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट क्लास में कवर करे थे। जैसे कि हमने डिस्कस करा था फोर्सेस क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के फोर्सेस की डेफिनेशन उनको समझा था हमने, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन भाई साहब ने 3 लॉज दिए थे। पहले लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है तो वो अपना यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करना चाहती है अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए। तो आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी, आप किसी गाड़ी में बैठते हैं, सडनली जब ब्रेक लगते हैं तो आप आगे की तरफ चले जाते हैं। इसमें हो क्या रहा है, जब आप गाड़ी में मूव कर रहे थे आपकी बॉडी एक मोशन के स्टेट में थी। इस मोशन के स्टेट में जैसे ही ब्रेक लगता है यानी कि गाड़ी रेस्ट पे आती है, आपकी बॉडी में इनर्शिया है जो अभी भी अपना मोशन कंटिन्यू करना चाह रही है। इस वजह से आप आगे की तरफ आपको झटका लगता है। वहीं जब आप किसी गाड़ी में बैठते हैं और सडनली एक्सेलरेशन दिया जाता है तो आप पीछे की तरफ हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट में होती है और वो रेस्ट कंटिन्यू करना चाहती है। बट क्योंकि आपकी गाड़ी सडनली मूव करना शुरू कर देती है तो आपकी बॉडी के इनर्शिया यानी कि पहला लॉ ऑफ मोशन जो ये बताता है कि बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, इस वजह से वो थोड़ा सा पीछे हो जाती है। वो एक्चुअली पीछे नहीं हो रही है, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे रहना चाह रही है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपने एक ग्लास के ऊपर रखे हुए कॉइन की ट्रिक से समझा होगा या सीखा होगा, कभी ना कभी देखा जरूर होगा। तो जनरली आप देखोगे एक ग्लास होता है, उसके ऊपर आप एक कार्ड रखते हो, इस कार्ड के ऊपर आप एक कॉइन रखते हो और जैसे ही आप इस कार्ड को फ्लिक करते हो तो कॉइन ग्लास के अंदर गिर जाता है। ऐसे नहीं, कुछ इस तरीके से। तो कॉइन ग्लास के अंदर इस वजह से गिरा क्योंकि कॉइन पहले रेस्ट पे था, वो रेस्ट में ही रहना चाहता था। बट मैंने जब कार्ड को फ्लिक करा तो कार्ड मोशन में आ गया, बट कॉइन का इनर्शिया है, वो अभी भी रेस्ट में ही रहना चाहता है, तो इसलिए सीधे ग्लास के अंदर। इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा, अगर पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो गाड़ी जैसे ही टर्न करती है तो आप दूसरी तरफ टर्न के दूसरी तरफ मूव करने लगते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, आप पे फोर्स उल्टी तरफ नहीं लग रहा है, आप बस अपना इनर्शिया की वजह से उस स्ट्रेट पाथ को कंटिन्यू करना चाह रहे हो। बट क्योंकि गाड़ी इस तरफ चली गई है, आप अभी भी इसी तरफ रहना चाहते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि फोर्स इस तरफ लग रहा है। वहीं अगर गाड़ी इस तरफ टर्न करती है तो हमें फोर्स इस तरफ फील होता है। तो इसी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें फोर्स की एक डेफिनेशन भी मिलती है। तो फोर्स आइदर ब्रिंग्स अ चेंज इन द स्टेट और टेंड्स टू ब्रिंग द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट। यानी कि या तो फोर्स चेंज लेकर के आता है स्टेट में, या तो रेस्ट से मोशन में लाएगा या मोशन से रेस्ट में लाएगा, या फिर कोशिश करता है, टेंस, अभी उसने मोशन में लाया नहीं है, स्टेट चेंज करा नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, अगर आप एक वॉल को पुश करते हो तो एक्चुअल में स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, बट देयर इज अ टेंडेंसी, अगर वो अपोजिंग फोर्सेस जो वॉल को हिलने से रोक रहे हैं वो हट जाए तो वॉल मूव करना स्टार्ट कर देगी। सो देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ द वॉल टू मूव। तो कोई भी ऐसा, तो फोर्स कोई एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से या तो मोशन आता है या देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मोशन, और मे बी चेंज इन स्टेट। इट कैन बी अ चेंज इन रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, और इट कैन बी अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। जब हम मोशन की बात करते हैं तो ये मोशन जनरली यूनिफॉर्म मोशन होता है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इसमें भी हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है। विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती है। अब इससे पहले कि हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे बढ़े, काफी इंपॉर्टेंट है कि समझे हम कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम को समझने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से आप रोड में चल रहे हैं, एक पार्क करे हुए ट्रक से आप टकरा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रक का मास बहुत ज्यादा है, राइट। वहीं दूसरी तरफ आप चल रहे हैं और कोई एक ट्रक के कंपेरेबल बहुत छोटे मास का पत्थर कोई आपकी तरफ फेंक दे, तो ज्यादा चोट किसमें लगेगी? ज्यादा चोट ऑफकोर्स पत्थर फेंकने पे ही लगेगी। तो इसमें हमें ये समझने की जरूरत है, सिर्फ मास से ये जो इंपैक्ट है वो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो और किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप भागते हुए जाते हैं, एक बार आप किसी एक पेपर से टकराते हैं और एक बार आप ट्रक से टकरा जाते हैं, तो ज्यादा चोट किसमें लगेगी? ऑफकोर्स ट्रक में ही लगेगी। तो मास पे तो डिपेंड करता है, पर सिर्फ मास पे नहीं करता है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, और इस क्वांटिटी को मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम जनरली हमें बताता है
कि ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसका असर क्या होगा बताता है मोमेंटम। तो इससे हमें पता चला है कि मोमेंटम, जिसे हम p से, स्मॉल p से भी डिनोट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। जितना ज्यादा मास उतना बड़ा इंपैक्ट या उतना बड़ा उसका असर। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के भी। जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना बड़ा उसका इंपैक्ट। तो इससे हमें मिलता है कि जो मोमेंटम है वो मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। इसी मोमेंटम को कम करने के लिए आपने नोटिस करा होगा, जब भी एक फील्डर बॉल कैच करता है तो वो हाथ पीछे की तरफ ले जाता है। वो इसमें कर क्या रहा है, इस वेलोसिटी को कम कर रहा है। जैसे जैसे ये वेलोसिटी कम होती रहेगी उसका इंपैक्ट उतना ही कम होगा। तो हम लोग जनरली इस चेंज इन मोमेंटम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये जो चेंज इन मोमेंटम है यही हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस क्रिएट करता है। जैसे आपने नोटिस करा होगा, जो जंपर्स होते हैं ओलंपिक्स में, लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, वो हमेशा सैंड या गद्दे पे जंप करते हैं। इसके पीछे भी चेंज इन मोमेंटम को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा रीजन है। वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है सैंड में या गद्दे में, और उसकी वजह से जो इंपैक्ट होता है जो एथलीट है उसकी बॉडी पे वो कम होता है। अगर आप एक हार्ड फ्लोर पे जंप कर रहे हो, हाई जंप हो चाहे लॉन्ग जंप हो, तो आपके जॉइंट्स पे, आपकी बॉडी पे इंपैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है और उसकी वजह से इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितना ज़्यादा बॉडी अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगी उतना ज़्यादा उसके लिए फोर्स रिक्वायर्ड होगा, या फिर जितना ज़्यादा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा उतना ज़्यादा उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। सो सेकेंड लॉ स्टेट्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, और इसी से हमारा फॉर्मूला आता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी हमने जो मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा था, इससे हमें इसमें भी हेल्प हो जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, m इंटू डेल्टा वी अपॉन टाइम। सो डेल्टा वी अपॉन टाइम, m इंटू डेल्टा वी को हम डेल्टा p यानी कि चेंज इन मोमेंटम भी लिख सकते हैं। तो इसी लॉ से हमें यह भी पता चलता है कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू फोर्स। जो फोर्स होता है वही चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम के बराबर होता है। तो हमने मोमेंटम में जितने भी सारे एग्जांपल्स पढ़े थे, हम कह रहे थे कि हमें मोमेंटम के चेंज को कंट्रोल करना होता है। वो इसीलिए होता है ताकि फोर्स कम से कम लग पाए। सेम एग्जांपल्स, क्रिकेट की बॉल कैच करते समय हाथ पीछे की तरफ आता है क्योंकि धीरे धीरे वेलोसिटी कम करता है, टाइम ज्यादा देता है। जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना कम फोर्स होगा। सिमिलरली अगर आप कभी ऑब्जर्व करो, अगर आपने कभी रोड में एक्सीडेंट्स ऑब्जर्व करे हो, तो जब हेड ऑन कोलिजन होता है, यानी कि एक गाड़ी ऐसे आ रही है, एक गाड़ी ऐसे आ रही है, और ये जब आपस में टकराती है, तो एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा बुरा होता है, क्योंकि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा होता है एक छोटे टाइम पीरियड में। वहीं अगर आप नोटिस करो कोई गाड़ी ऐसे जा रही है और एक गाड़ी पीछे से ऐसे टकराती है, ऑफ कोर्स इंजरी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, बट हेड ऑन कोलिजन से काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस होते हैं इस केस में। वहीं इससे थोड़े से ज़्यादा चांसेस इंजरी के तब होते हैं जब एक गाड़ी रुकी है और आप उससे टकरा जाओ। सबसे ज़्यादा चांसेस, सबसे ज़्यादा बुरी इंजरी के चांसेस होते हैं जब आप हेड ऑन कोलिजन करते हो। तो ये सारे केसेस में चेंज इन मोमेंटम ही रिस्पॉन्सिबल है। जो गाड़ियों में एयर बैग्स लगे होते हैं वो भी यही काम करते हैं, वो फोर्स को सबसे कम करने की कोशिश करते हैं ताकि जैसे ही एक्सीडेंट हो और एयर बैग्स खुल जाएं, तो जब भी कोई आदमी इस एयर बैग से टकराता है तो वो धीरे 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 करते हुए अपनी वेलोसिटी कम करता है, जिसकी वजह से फोर्स कम लगे और इंजरी के चांसेस कम हो पाए। हम गाड़ियों की जो सेफ्टी रेटिंग्स देखते हैं वो भी कुछ इसी तरीके से होती हैं। अगर आप देखो कि गाड़ी जब भी किसी चीज़ से टकराती है तो उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए। बॉडी ट्विस्ट, टर्न, कंप्रेस होनी चाहिए। जब ये कंप्रेस होती है तो ये बेसिकली इस फोर्स को एब्जॉर्ब कर रही है, मोमेंटम को कम कर रही है, वो चांस ज़्यादा दे रही है, समय ज़्यादा दे रही है वेलोसिटी कम होने में, जिससे कि फोर्स कम से कम लग पाए। तो एक अच्छी गाड़ी वो नहीं है जिसमें टकराने पे, कोलिजन पे कोई भी चेंज नहीं आता है, ना वो है जो टकराने में बिल्कुल ही कचड़ा हो जाती है। तो एक बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई गाड़ी कोलिजन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शॉक एब्जॉर्ब कर पाती है, वेलोसिटी कम होने को ज़्यादा टाइम दे पाती है और ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स को एब्जॉर्ब कर पाती है, इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर पाती है, तो उसकी सेफ्टी रेटिंग्स उतनी ही ज़्यादा होती हैं। तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है,
अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर्स इन 20 सेकेंड्स। 400 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है 20 सेकंड के अंदर। हमें एक्सेलरेशन बताना है और हमें फोर्स बताना है अगर उसका मास 7 मेट्रिक टन्स हो। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं। आपको अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो एक कॉमन ट्रिक, एक कॉमन सोल्यूशन इसके लिए यह है कि आप सबसे पहले तो जो जो चीजें गिवन है वो सब लिख लो। जब आप ये लिख लेते हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलने लगता है कि क्या चीजें गिवन है, उससे क्या निकालना है। पे जब आप आते हो तो आपको एक फॉर्मूला या एक रिलेशन उसके बीच का समझ में आने लगता है। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले गिवन क्या क्या है। तो हमें सबसे पहले तो डिस्टेंस गिवन है 400 मीटर्स, हमें टाइम भी गिवन है 20 सेकेंड्स, सब SI यूनिट्स में, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा एक हिडन चीज जो इसमें है वो है अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि हमें इनिशियल वेलोसिटी u भी गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड, और हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का एक ही फॉर्मूला है जो कि है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। सिंपल, s की वैल्यू रख देते हैं 400, u हमारा 0 है ही, टाइम कुछ भी हो मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आएगा, हाफ a हमें निकालना है और टाइम है 20 का स्क्वायर। परफेक्ट। सो ये हो गया हाफ a इंटू 20 का स्क्वायर, 2 2s are 4, 00 इज इक्वल्स टू 400। 400 से ये 400 कैंसिल, a इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक बार हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, अब तो कुछ करना ही नहीं है, हमें सिंपली फोर्स निकालना है और फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। बट मास हमें गिवन 7 मेट्रिक टन। 7 मेट्रिक टन कितना होता है? 1 टन होता है 1000 kgs, तो 7 मेट्रिक टन हो गया 7 इंटू 1000 kg। इसको पुट कर देते हैं फोर्स के लिए, 7000 इंटू एक्सेलरेशन 2, 7 2s are 14,000 न्यूटन। ये हमारा फोर्स आ गया। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। काफी आसान। कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स लगाता है और या ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए पे फोर्स लगाती है, तो दोनों ही केसेस में एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगता है। ये जनरली आपने तब ऑब्जर्व करा होगा अगर आप स्केट्स या फिर एक स्केट बोर्ड पे खड़े होकर वॉल को पुश करें, तो जितना फोर्स आप इस वॉल पे लगाते हो उतना ही फोर्स वॉल के थ्रू आप पे लगता है। इसे रिएक्शन फोर्स कहते हैं, और इसी वजह से स्केट्स पहनते हुए आप पीछे की तरफ जाने लगते हो। या फिर सी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग मोशन कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, वॉक कर पा रहे हैं, रन कर पा रहे हैं, इन सब के पीछे ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही रिस्पॉन्सिबल है। एक्शन और रिएक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है। जब हम चलते हैं तो हमारे पैर कुछ इस तरीके से अर्थ को पुश करते हैं। जब ये अर्थ को पुश करते हैं तो अर्थ भी एक रिएक्शन फोर्स लगाती है आगे की तरफ, और इसी रिएक्शन फोर्स की वजह से हम आगे बढ़ते हैं। जनरली जब फ्रिक्शनलेस सर्फेसेस पे हम चलना शुरू करें, लेट्स से आप फर्श पे तेल गिरा के उसके ऊपर अगर चलने की कोशिश करोगे तो दांत तो ऑफकोर्स टूटेंगे ही, पर चलना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। और इसके पीछे बेसिक सा रीजन ये है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो हम रिएक्शन फोर्स लगा पाते हैं, जो हम एक्शन फोर्स लगाते हैं अर्थ पे, उस पे सही से रिएक्शन फोर्स मिल पाता है। बट अगर फ्रिक्शन ना हो तो ना तो हम अच्छे से उस पे एक्शन फोर्स लगा पाएंगे, ना ही उसका प्रॉपर रिएक्शन मिल पाएगा। सिमिलरली जब आप एक बोट से, एक लेक में रखी हुई बोट से उतरते हैं, तो आप हमेशा ऑब्जर्व करेंगे बोट पीछे की तरफ जाने लगती है। इसमें क्या हो रहा है कि हमने बोट पे एक एक्शन फोर्स लगाया, और इस एक्शन फोर्स की वजह से जो रिएक्शन फोर्स लगा उसकी वजह से बोट पीछे की तरफ मूव हो गई। मूवीज में आपने कई बार देखा होगा, जब मिसाइल लॉन्चर्स अपने कंधे पे रख के लॉन्च करा जाता है तो एक पीछे की तरफ को रिकॉइल आता है, या कई बार नॉर्मल गन्स में भी ये रिकॉइल होता है। आप बुलेट शूट करते हैं और एक जर्क आपको आपके हाथ को पीछे की तरफ लगता है, तो हो क्या रहा है, जो गन की वजह से बुलेट पे फोर्स लग रहा है, वही बुलेट भी गन की तरफ एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रही है। यही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स की वजह से एक जर्क प्रोड्यूस होता है जिसे रिकॉइल कहते हैं। रॉकेट्स उड़ पाते हैं
बिकॉज ऑफ रिएक्शन फोर्स। जब एक रॉकेट के अंदर फ्यूल बर्न होता है और वो फ्यूल बर्न होने के बाद गैस बाहर फोर्स के साथ बाहर निकलती है, तो वो फोर्स अर्थ पे लगता है। वहीं वो हमारी अर्थ भी उस रॉकेट पे इक्वल फोर्स लगा रही है। अगर ये फोर्स इतना ज़्यादा हो कि उसके वेट को लिफ्ट कर पाए तो रॉकेट ज़मीन से उठ जाता है। जितना ज़्यादा ये फोर्स बढ़ते रहता है उतना ऊपर ये रॉकेट जाते रहता है। सो अगेन, एक्शन एंड रिएक्शन। सिंपल आप ये चीज़ बलून के केस में भी देख सकते हैं। अगर आप बलून में हवा भर के उसे छोड़ दें तो बलून आगे की तरफ मूव करने लगता है। द रीज़न इज उसके अंदर से हवा निकलती है और जो हवा निकल रही है वो फोर्स प्रोड्यूस करती है, और इसी की वजह से एक रिएक्शनरी फोर्स बलून पे भी लगता है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ जाता है। आई होप आपको लॉज ऑफ मोशन समझ में आए होंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मोमेंटम का बचा है, बट आज मैं चाहता हूं आप इतना ही समझें, इसको थोड़ा सा टाइम दें, इसके बारे में थोड़ा सा सोच विचार करें, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोमेंटम डिस्कस करेंगे और साथ में ही कुछ डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर, and that would be the last class for this chapter. I hope you got to learn something. Keep learning, stay curious, and I'll see you in the next one.